Good morning to all my students। जैसा कि कल तक हमने जो एक संविदा की वैध शर्तें थी तो दूसरी शर्त पूरी की थी। दैट वाज द फ्री कंसेंट कि व्हेन द कंसेंट इज विसिएटेड द कंसेंट इज विसिएटेड बाय कोerशन सेक्शन 15, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, बाय फ्रॉड सेक्शन 17 एंड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18। इन चार में से कोई एक तत्व उपस्थित है तो यह कहा जाता है कि सम्मति दूषित हो गई। सम्मति यदि दूषित हो जाती है तो संविदा शून्य करनी होती है और धारा 19 के अंतर्गत वो पक्षकार जिसकी सम्मति उत्पीड़न या असम्यक असर या कपट या दुर्व्यपदेशन के द्वारा प्राप्त की गई है तो उसको ये विकल्प प्राप्त है कि चाहे तो संविदा को स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर दे। यदि स्वीकार कर लेता है then the contract is enforceable against both the parties, और यदि उसको अवॉइड कर देता है तो न्यायालय से उसे शून्य घोषित करा देगा। then the contract is not enforceable against any party। आज नया टॉपिक मिस्टेक पर कि यदि संविदा करने में भूल की जाती है तो संविदा शून्य होती है। धारा 20, 21 और 22 तीन धाराएं इसमें दी गई। ये भी कंसेंट एलिमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो धारा 20 में मिस्टेक दिया गया है और मिस्टेक का अर्थ ये होता है कि मिस्टेक कैन ऑपरेट इन टू वेज। फर्स्ट इट में डिफीट द कंसेंट एंड सेकेंड इज that mistake may mislead the parties as to the fact of the agreement। कि संविदा करने में जो भूल होती है दो तरह से हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि वास्तविक सम्मति ही नहीं हुई है, दोनों पक्षकारों के मध्य वास्तविक सम्मति नहीं हुई है। और दूसरी ये हो सकती है कि दोनों पक्षकारों के मध्य दोनों पक्षकार जो है किसी ऐसी भूल के अधीन है जो कि करार के लिए अति आवश्यक है, अतः संविदा शून्य है। ठीक है ना। धारा 20 में सम्मत से रिलेटेड कोई बात नहीं दी गई है, लेकिन सम्मत संबंधी भूल का मतलब ये होता है कि जब संविदा के दोनों पक्षकारों के मध्य कोई सम्मति हुई ही नहीं तो कोई करार ही नहीं होगा और ना ही संविदा होगी। ये सम्मत संबंधी भूल है। तो इसके संबंध में क्लियर कट प्रोविजन ना तो धारा 13 में जो कंसेंट की परिभाषा है, ना धारा 14 में फ्री कंसेंट की, और ना धारा 20 में जो भूल दी गई उसमें दिया गया है। बट इट इज इम्प्लाइड इन सेक्शन 20। भूल के अधीन जो है ये विवक्षित है। तो धारा 13 जैसे कहती है कि when two or more persons are said to consent if they agree upon the same thing in the same sense। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं तो ये कहा जाता है कि वो सम्मत हुए। और यदि ऐसा नहीं है तो सम्मति होगी ही नहीं, और जो सम्मति नहीं होगी तो करार का और करार के बाद संविदा का निर्माण होगा ही नहीं। ये बात इसमें लिखी नहीं है। धारा 13 में ऐसा नहीं दिया, ना धारा 20 में दी गया। लेकिन चूंकि कंसेंट एक एसेंशियल एलिमेंट्स है, इट इज रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो अनलेस देयर इज ए रूट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, मूल में है।
तो यदि दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही बात से सहमत होते हैं तो सम्मति है, और यदि दोनों पक्षकार जो है एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत नहीं है, देन देयर इज नो कंसेंट, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। और यदि इन दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार दूसरे की सम्मति उत्पीड़न, असम्य कसर, कपट या दुर्व्यपदेशन के द्वारा प्राप्त करता है तो संविदा शून्य करनी, कारण सम्मति दूषित हो गई। तो सम्मति यदि दूषित है तो संविदा शून्य करनी है। यदि सम्मति है ही नहीं तो संविदा नहीं। देयर इज नो कंसेंट, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, ये कहने का मतलब। तो ये धारा 13 में दिया गया है। धारा 20 में दिया गया है कि व्हेन बोथ द पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक as to the fact are under mistake as to the matter of fact which is essential to the agreement, then the agreement is void। अर्थात किसी भी करार के जब दोनों पक्षकार करार की तथ्य की बात के विषय में भूल के अधीन है, तथ्य की बात के विषय में भूल के अधीन है और ये भूल उस करार के लिए सारवान है, सारभूत है, तो संविदा शून्य होगी। सेक्शन 20। इसके दो सप्लीमेंट्री धाराएं भी हैं, धारा 21 और 22। धारा 21 में दिया गया है कि इफ देयर इज ए मिस्टेक ऑफ लॉ देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, इट इज नॉट वाइड और वाइडेबल। धारा 21 विधि संबंधी भूल है तो संविदा वैध है, शून्य नहीं होगी। लेकिन भारतीय विधि संबंधी भूल है तो संविदा शून्य नहीं होगी बल्कि वैध होगी। लेकिन विदेशी विधि संबंधी भूल है तो संविदा का वही परिणाम है जो धारा 20 में, अर्थात संविदा शून्य होगी। और धारा 22 में दिया गया है कि करार के यदि दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार भूल करता है, धारा 20 से रिलेटेड जो भूल है एक पक्षकार करता है तो संविदा शून्य करनी नहीं होगी। यहाँ भी ये दिया गया, अर्थात एक पक्षीय भूल जो है संविदा को शून्य या शून्य करनी नहीं करती। ये धारा 22 में सप्लीमेंट्री धारा है। अब भूल किस प्रकार से की जाती है या कौन सी भूल होती है, या हम कह सकते हैं कि इसके एसेंशियल फैक्ट्स क्या है। तो भूल जैसे 2-3 तरह से आप कह सकते हैं कि देयर में बी द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज, आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, नेचर एंड कंटेंट ऑफ द प्रॉमिस। इस तरह की भूल हो सकती है कि भूल जो है पक्षकार की पहचान संबंधी, आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज ऐसी हो सकती है। भूल आइडेंटिटी एज टू सब्जेक्ट मैटर, की संविदा की विषय वस्तु संबंधी भूल हो सकती है। तो इस प्रकार की भूल जो है इसमें से दी गई है कि भूल कैसे हो सकती, इस तरह की भूलें हैं। तो पक्षकार की पहचान संबंधी जो भूल है वो कॉन्सेंट से रिलेटेड है, सम्मत से रिलेटेड है। अर्थात यदि संविदा का एक पक्षकार जिस पक्षकार से संविदा कर रहा है वो पक्षकार है ही नहीं, अन्य कोई है, तो सम्मति होगी नहीं, और जब सम्मति नहीं होगी तो करार शून्य होगा। तो यदि पक्षकारों की पहचान संबंधी भूल है तो वास्तविक सम्मति नहीं होगी। देयर इज नो कॉन्सेंसस एड इडेम, दो पक्षी सम्मति नहीं होगी, अतः संविदा शून्य होगी। केसेस एक जगन्नाथ वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1886 पंजाब हाई कोर्ट केस था। इस केस में क्या था कि वादी जगन्नाथ का भाई एस वादी बनकर सरकार से करार किया। वादी जो जगन्नाथ है, तो जगन्नाथ का भाई जो एस है वो जगन्नाथ बनकर सरकार से करार किया
और करार होने के बाद जब सरकार को पता चला कि वास्तविक रूप से जगन्नाथ ने करार नहीं किया बल्कि उसके भाई ने जगन्नाथ बनकर किया, ठीक है ना? ये बात जब ज्ञात हुई सरकार ने, तो देन द गवर्नमेंट हैज अवॉइडेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कोर्ट हेल्ड दैट कि जब कोई व्यक्ति किसी से करार करना चाहता है तो व्यक्ति वही होना चाहिए, अन्य नहीं होना चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति जो प्रस्तावक है, प्रस्ताव करता है, तो उसको उसी व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए जिससे उसने किया। और प्रस्तावक जो है वो वही होना चाहिए जो कर रहा है, ये नहीं कि उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति वो बनकर कर रहा है कि मैं अमुक हूँ, यद्यपि वो नहीं। तो ऐसी चीज़ों में जो है पक्षकारों की यदि पहचान संबंधी भूल है तो करार शून्य है। दूसरा एक केस था कि बोल्टन वर्सेस जोन्स का 1857 का। इस केस में क्या था कि एक व्यक्ति व्यापारी था, ब्रोकलहर्स्ट। ब्रोकलहर्स्ट ने अपना व्यापार बोल्टन को बेच दिया, वादी बोल्टन को बेच दिया। ब्रोकलहर्स्ट का एक पुराना कस्टमर था, जो प्रतिवादी है इसमें जोन्स, ये पुराना कस्टमर था। बिजनेस बिक गया, ये जानकारी प्रतिवादी जोन्स को नहीं थी। जोन्स ने कुछ सामान मंगाने का ऑर्डर दिया, ब्रोकलहर्स्ट समझकर ब्रोकलहर्स्ट को ऑर्डर दिया कि ये सामान की सप्लाई मुझे कर दो। तो बोल्टन ने क्या किया, चूंकि वो बिजनेस ब्रोकलहर्स्ट का खरीद लिया था, तो बोल्टन जो है ब्रोकलहर्स्ट बनकर उस सामान को सप्लाई कर दिया प्रतिवादी जोन्स को। सामान सप्लाई हुआ, तब इसके बाद बोल्टन ने बिल भेजा भुगतान के लिए कि पेमेंट करिए। तो प्रतिवादी जोन्स ने कहा कि मेरा कुछ पैसा बकाया था ब्रोकलहर्स्ट पर, अधिक उतना पैसा सेट ऑफ कर दो, इसके बाद बाकी पैसे मैं आपको अदा कर देता हूँ। तो बोल्टन ने कहा कि वो तो बिजनेस बेचकर चला गया, वो पैसा मैं सेट ऑफ क्यों करूंगा, वो समायोजन क्यों करूंगा, आप तो पूरा पैसा दीजिए। तब प्रतिवादी जोन्स ने पैसा भुगतान करने से मना कर दिया। तब बोल्टन ने उसकी वसूली के लिए ये जो है केस दायर किया। न्यायालय ने कहा कि जोन्स ने जो सामान सप्लाई का ऑर्डर दिया था वो ब्रोकलहर्स्ट को दिया था। बोल्टन ने ब्रोकलहर्स्ट बनकर उस सामान की सप्लाई किया, अर्थात जिसको प्रस्ताव किया गया उसने स्वीकार न करके अन्य ने स्वीकार कर लिया। ब्रोकलहर्स्ट को प्रस्ताव दिया गया लेकिन बोल्टन ने स्वीकार करके सामान सप्लाई कर दिया। तो न्यायालय ने कहा कि देयर इज नो कॉन्सेंसस एड इडेम, यहाँ पर जो है दोनों पक्षकारों में सम्मति का अभाव है। वंस देयर इज नो कंसेंट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। न्यायालय ने जो है इस संविदा को शून्य घोषित कर दिया। अब दूसरी चीज आती है कि कभी कभी क्या होती है, जो पक्षकार की पहचान संबंधी भूल होती है। एक भूल तो वो होती है कि पक्षकार एक दूसरे से दूर है। दूसरी भूल वो होती है कि पक्षकार आमने सामने, फेस टू फेस, जिसमें शुरुआत में न्यायालयों के अलग अलग निर्णय थे, क्योंकि आवर लॉ इज बेस्ड ऑन ब्रिटेन केस लॉज। तो ब्रिटेन के केसेस में ये अलग अलग निर्णय थे। तो उन निर्णय को मैं डिस्कस करना चाहिए, तभी धारा 20 के अंतर्गत जो मिस्टेक संबंधी लॉ है तभी क्लियर होगा। तो पहला हम वो पॉइंट उठाते हैं कि जब संविदा के दोनों पक्षकार आमने सामने नहीं हैं, अर्थात दूर है, मीन्स बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इन ईच अदर्स प्रेजेंस, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस केस में इसमें जो केस आया वो कंडी बनाम लिंडसे था। पूरा नाम था जेम्स कंडी वर्सेस थॉमस लिंडसे, 1878, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इस केस में क्या था
पक्षकार की पहचान संबंधी भूल है और पक्षकार एक दूसरे से दूर हैं, आमने सामने नहीं। इससे संबंधित केस कि एक ठग था जिसको रोग कहते हैं, रोग ROGUE। एक ठग था जिसका नाम ब्लेन कर्ण था। उसने वादी कंडी से एक सामान सप्लाई करने का ऑर्डर भेजा। वो ऑर्डर जिस पैड में था उसमें लिखा था ब्लेन कर्ण एंड कंपनी, 37 वुड स्ट्रीट। ये एड्रेस था उस पैड पर, पेपर पर। और उस पेपर में लिखकर उसने जो सामान भेजने का ऑर्डर दिया, सामान खरीदने का ऑर्डर दिया वादी कंडी को। कंडी ये जानता था कि ब्लेन किरण एंड कंपनी बड़ी रेप्यूटेड फर्म है। जो उसके पास ऑर्डर आया था वो ब्लेन कर्ण एंड कंपनी था, और जो फर्म का नाम था वो तो ब्लेन किरण एंड कंपनी, और दोनों का एड्रेस आस अगल बगल ही था। क्योंकि वो जो ठग था ब्लेन कर्ण, वो फर्जी एड्रेस दे दिया था, बगल का ही। तो कंडी ने सोचा कि ये बड़ी रेप्यूटेड फर्म है, ब्लेन कर्ण एंड कंपनी। ये समझकर उसने स्टेशनरी का और एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ हैंकीज ये सामान सप्लाई कर दिया ब्लेन कर्ण को। ब्लेन कर्ण जो ठग था, जैसे सामान मिला तो उसने प्रतिवादी लिंडसे को बेच दिया, और बेचकर वो गायब हो गया। ठग तो ठग, वो गायब हो गया। जब वो गायब हो गया तो कंडी जो सप्लायर था सामान का, उसने पता किया। तो वहां गया ब्लेन किरण एंड कंपनी के ऑफिस में कि आपने जो ऑर्डर किया था तो सामान हमने भेजा था, उसका पेमेंट करिए। तो फर्म ने कहा हमने कोई ऑर्डर आपको नहीं दिया। तब उसने वो पैड दिखाया, ऑर्डर दिखाया। तो ऑर्डर में उन्होंने कहा कि इसमें ब्लेन कर्ण एंड कंपनी है, ब्लेन किरण एंड कंपनी नहीं है। हमारी फर्म का नाम ब्लेन किरण एंड कंपनी है, अतः आपने हमें कोई सामान सप्लाई नहीं किया। इसके बाद वादी कंडी जो है पता लगाता रहा कि वो सामान गया कहाँ। तो उसे पता लगा कि एक प्रतिवादी जो लिंडसे है उसको सामान बेचकर वो ठग जो है रफू चक्कर हो गया, गायब हो गया। तब उसने लिंडसे से कहा कि इस तरह से धोखा देकर उसने सामान ब्लेन कर्ण नाम के ठग ने खरीदा था, ये सामान अब आप हमें वापस करिए। तो प्रतिवादी लिंडसे ने कहा कि सामान मैं आपको कैसे वापस करूं, ये सामान तो मैंने पैसा देकर खरीदा है, अतः मैं आपको कैसे वापस करूं। तब जाकर कंडी ने लिंडसे के खिलाफ एक केस दायर किया कि या तो वो सामान दे या उस सामान की कीमत दे। अब देखिए, बड़ा अच्छा केस है ये। न्यायालय ने कहा कि कंडी ने जो संविदा की थी वो ब्लेन कर्ण से किया था, ठीक है ना, ब्लेन कर्ण नामक ठग से किया था, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से यह समझकर किया था कि ये ब्लेन किरण एंड कंपनी। तो कंडी ने, वादी कंडी ने वास्तविक सम्मति जो है ब्लेन कर्ण ठग को नहीं दिया था, बल्कि ब्लेन किरण एंड कंपनी नाम की फर्म को दिया था, ठीक है ना। अतः वास्तविक सम्मति नहीं हुई। जब वास्तविक सम्मति नहीं हुई तो संविदा शून्य है। अब जब संविदा शून्य हो गई तो जो सामान वो ठग ने प्राप्त किया था उसको उस सामान में कोई अधिकार नहीं मिलेगा, और जब उसे अधिकार नहीं मिला तो जिसको बेचा है उसको अधिकार नहीं मिलेगा। मीन्स नो वन कैन ट्रांसफर द टाइटल बेटर देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। कोई व्यक्ति वही चीज ट्रांसफर कर सकता है जिसका उस पर अधिकार हो। तो चूंकि कंडी ने जो है ठग को सामान नहीं बेचा था, जब इसको नहीं बेचा तो वास्तविक सम्मति नहीं हुई। जब वास्तविक सम्मति नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट शून्य हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट शून्य हुआ तो शून्य कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो संपत्ति ट्रांसफर हुई उसमें अधिकार जो है क्रेता को, यानी कंडी ब्लेन कर्ण ठग को नहीं मिला, उसका अधिकार नहीं मिला। और जब उसको अधिकार नहीं मिला तो जिसको उसने फिर लिंडसे को बेचा तो लिंडसे को अधिकार नहीं मिला। और जब उसको संपत्ति पर अधिकार नहीं मिला तो न्यायालय ने कहा कि
चूंकि वाइड एग्रीमेंट के अधीन आपने प्राप्त किया है, इसमें ठग को जब इस संपत्ति पर अधिकार नहीं था, तो आपने खरीदा है उससे, तो आपका भी इसमें अधिकार नहीं है। अतः वो संपत्ति आप वादी कंडी यानी सप्लायर को वापस करने के लिए बाध्य हैं, ये आदेशित किया गया। ठीक है ना? तो ये बड़ा बढ़िया केस था। दूसरा एक केस और है। ये तो केस वो हो गया कि when the parties are not in the presence of each other, जब संविदा के दोनों पक्षकार आमने सामने नहीं हैं और दूर रहकर ही संविदा करते हैं, और यदि कोई व्यक्ति उसमें से बहरूपिया बनकर जो है अपने को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स बाय इम्पर्सोनेशन या बाय फेक इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर वास्तविक सम्मति नहीं होगी, और जब सम्मति नहीं होगी तो संविदा शून्य होगी। ये जब पक्षकार दूर दूर है, एक दूसरे की उपस्थिति में नहीं। दूसरे केसेस हैं जब पक्षकार एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो संविदा का क्या परिणाम होगा। तो पहला केस इसमें आया 1919 में फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स का, दूसरा आया इनग्राम वर्सेस लिटर 1961 में, और तीसरा आया लेविस वर्सेस अवेरे का 1972 में। तीनों में निर्णय अलग अलग है, और तीनों केसेस के तथ्य एक तरह से। फिलिप्स बनाम ब्रुक्स का जो पहला केस है 1916 का, इसमें क्या किया कि एक ठग था जिसका नाम नॉर्थ था। तो वो एक सराफा की दुकान, फिलिप्स की, वादी फिलिप्स की सराफा की दुकान थी ज्वेलरी की। तो वहाँ वो कुछ मोती और सोने की अंगूठी खरीदने गया। वहाँ उसने मोती और अंगूठी खरीदी जिसकी कीमत जो है 3000 पाउंड थी। वो ठग नॉर्थ जो है 3000 का चेक दे दिया। तो ज्वेलरी वाले मालिक ने कहा कि हमें आप जो है चेक ना चाहिए, हमें आप नगद दीजिए। तो उसने ठग ने कहा कि मैं सर बुलो हूँ, अपना नाम नॉर्थ नहीं बताया। उसने कहा कि आई एम सर बुलो एंड वेरी रिप्यूटेड पर्सन इन लंदन, और आप चाहे तो मेरा ये नंबर और ये डायरेक्टरी में देख लीजिए। तो सर बुलो का नंबर उसमें डायरेक्टरी में था। तो सराफा वाले ने विश्वास कर लिया और चेक रख लिया। और सराफा उसने कहा ठग ने कि आप मुझे एक अंगूठी दे दीजिए, और इसके बाद जो है जब आपका मेरा चेक इन कैश हो जाएगा तो मैं आप पूरी सामान ले जाऊंगा। तो वो ठग ने जो है एक अंगूठी लिया और चला गया, और चलने के बाद तुरंत उसने उस अंगूठी को एक प्रतिवादी ब्रुक्स के पास गिरवी रख दी। ही प्लेस्ड द रिंग विद द डिफेंडेंट ब्रुक्स, उसके पास गिरवी कर दी और गायब हो गया। जब वो गायब हो गया तो अब वो सराफा वाला फिलिप्स ढूंढ रहा है। उसे पता चला कि उस ठग ने वो अंगूठी बेचा है ब्रुक्स के पास। तो उसने ब्रुक्स से कहा कि उसने मुझसे जो है इस तरह से चीटिंग करके अंगूठी ले गया है, अतः आप अंगूठी हमें वापस करिए या उसकी कास्ट दीजिए। तो ब्रुक्स ने मना कर दिया। उसने कहा मैंने पैसे दे के खरीदा तो मैं आपको क्यों वापस करूं। तब वो सराफा वाले फिलिप्स ने, वादी फिलिप्स ने जो है उसके खिलाफ केस दायर किया। न्यायालय ने कहा कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल, ये शून्य करनी। न्यायालय ने कहा कि फिलिप्स और ठग दोनों आमने सामने थे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब आमने सामने हैं तो सराफा वाले उसी व्यक्ति से संविदा कर रहा है जो उसके सामने बैठा, भले ही वो बाय इम्पर्सोनेशन, प्रतिरूपण के द्वारा वो अपना नाम दूसरा बता रहा है, लेकिन संविदा उसी के साथ हो रही। केवल इतना है कि प्रतिरूपण के द्वारा वो ठग जो है अपने को दूसरा बता रहा है, नाम उसका नॉर्थ है पर वो सर बुलो कह रहा है, फ्रॉड कर रहा है। ठीक है ना? मीन्स द रोग इज कमिटिंग फ्रॉड बाय इम्पर्सोनेशन। प्रतिरूपण के द्वारा वो अपना नाम दूसरा बताकर उसके साथ कपट कर रहा है। और
जब कपट करके सम्मति ली जाती है तो संविदा शून्य करणीय होती है, और शून्य करणीय संविदा तब तक वैध बनी रहती है जब तक उस संविदा को शून्य घोषित न करा लिया जाए। अतः संविदा को शून्य घोषित नहीं कराया गया तो संविदा वैध बनी रही। जब संविदा वैध बनी रही तो उस ठग ने उस अंगूठी जिसके पास गिरवी की, जब संविदा वैध बनी रही तो उस ठग को जो अंगूठी मिली तो अंगूठी पर उसको टाइटल मिल गई, हक मिल गया, अधिकार मिल गया। और जब उसे मिल गया था, जब उसने दूसरे के पास गिरवी की तो उसे अधिकार मिल गया, और जब उसे अधिकार मिल गया तो यहाँ पर वो अंगूठी वापस करने के लिए बाध्य नहीं है। अब देखिए केसेस में कैसे अंतर आया। जब दूर दूर पक्षकार है तो संविदा शून्य थी, कारण सम्मति नहीं हुई। और जब आमने सामने है तो न्यायालय ने कहा कि संविदा उसी से हुई, बस ये है कि उस ठग ने फ्रॉड किया है। जब फ्रॉड किया तो संविदा शून्य करनी है। शून्य करनी जब तक शून्य घोषित नहीं होती तो वैध है। वैध है तो वैध अधिकार ठग को मिल गया उस अंगूठी पर, उसे मिल गया तो जिसके पास उसने गिरवी की उसे मिल गया, और जब उसे मिल गया तो संपत्ति उसकी हो गई, उसे वापस करने के लिए न्यायालय आदेशित नहीं कर सकता। अर्थात ऐसे केस में जब पक्षकार आमने सामने होते हैं और व्यक्ति इम्पर्सोनेशन यानी दूसरा बन के अपने को रिप्रेजेंट करता है तो संविदा शून्य करणीय होगी, कारण फ्रॉड है। ठीक है ना। इसी प्रकार से जब 1961 में इनग्राम बनाम लिटिल का केस आया, सिमिलर केस था, केवल उसमें यह था कि कार बेचने का था, ये था। तो न्यायालय ने उसने कहा कि जो व्यक्ति वो ठग है वो अपने को दूसरा प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है ना। तो जो जो अपने को प्रस्तुत कर रहा है हम उसको सम्मति दे रहे हैं, ना कि उसको देख रहे हैं जो उसका असली नाम है। अतः संविदा शून्य है। यहाँ इस केस में कहा कि संविदा शून्य है। पहले में फिलिप्स में कहा कि संविदा शून्य करनी, इसमें कहा संविदा शून्य है। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जो आपने अपना नाम बदलकर वहां अपना नाम बदलकर बता रहा है तो संविदा उससे हो रही है। जब उससे हो रही है तो वास्तविक सम्मति नहीं हो रही, जब वास्तविक सम्मति नहीं हो रही तो संविदा शून्य है। लेकिन इसके बाद 1972 में जब लेविस बनाम आवारे का केस आया तो अगेन न्यायालय ने फिलिप्स बनाम ब्रुक्स के केस का जो विधि के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे उसी को जो है स्वीकार किया गया। और इसमें से जो है न्यायालय ने यही कहा कि संविदा शून्य करणीय है, अर्थात जब व्यक्ति आमने सामने है और व्यक्ति प्रतिरूपण यानी इम्पर्सोनेशन के द्वारा अपने को दूसरा बता रहा है तो यहाँ पर वो फ्रॉड कर रहा है, और फ्रॉड के आधार पर संविदा शून्य करणीय होगी। और संविदा शून्य करणीय है तो उस जो व्यक्ति ठग है उसको संपत्ति पर अधिकार मिल गया, कारण संविदा वैध बनी रहेगी जब तक शून्य नहीं होगी। और इसके बाद जब दूसरे को उसने बेचा तो उसे अधिकार मिल गया, अतः यहाँ पर उसे संपत्ति वापस करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से जो है पक्षकारों के पहचान संबंधी भूल है। अब विषय वस्तु संबंधी, जैसे धारा 20 ये कहती है कि जब संविदा के दोनों पक्षकार संविदा के तथ्य के विषय में भूल करते हैं और ऐसा तत्व उस संविदा के लिए सारवान है तो संविदा शून्य होगी। अर्थात बोथ द पार्टीज मस्ट बी अंडर मिस्टेक। जैसे एक राइफल्स बनाम वाइचेलहास का केस था कि इंग्लैंड के व्यापारी ने सूरत कॉटन मंगाने के लिए ऑर्डर किया। बॉम्बे से 2 जहाज चलने थे पियरलेस नाम के। तो व्यापारी ने जो ऑर्डर किया तो ये समझ कर किया कि जो जहाज अक्टूबर में आ रहा है उससे जो कॉटन आ रहा है वो मैं खरीदूंगा। और विक्रेता यानी वादी ने समझा, राइफल्स ने, कि जो जहाज दिसंबर में उसी नाम का जा रहा है पियरलेस नाम का, उसका जो कॉटन जा रहा है उसको मैं बेचूंगा। और वहां जब अक्टूबर वाला जहाज पहुंचा उस माल को उसको नहीं दिया गया प्रतिवादी को, तो उसने संविदा अवॉइड कर दी। तब जाके वादी राइफल्स ने जो केस दायर किया तो न्यायालय ने कहा कि यहाँ विषय वस्तु संबंधी भूल थी कि
प्रतिवादी अक्टूबर वाले पियरलेस जहाज को समझ रहा है और वादी दिसंबर वाले पियरलेस जहाज को समझ रहा है। तो अतः इसमें कॉन्सेंट है ही नहीं। कॉन्सेंट दोनों अलग अलग है। जब कॉन्सेंट अलग अलग है तो सम्मति होगी नहीं, और जब सम्मति नहीं है तो संविदा शून्य है। देखिए, धारा 20 के अंतर्गत दो तरह की मिस्टेक्स होती हैं कि सेक्शन 20 स्पीक्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। Mistake may be common or it may be mutual. The common mistake means both the parties are committing the same mistake, and mutual mistake means they misunderstand each other. तो कॉमन मिस्टेक का अर्थ ये होता है कि जब दोनों पक्षकार एक ही तरह की भूल करते हैं। जैसे मान लिया कि ए ने प्रस्ताव किया कि वो अपना घोड़ा बी को 1000 में बेचना चाहता है। बी ने भी उस घोड़ा को खरीदने के लिए 1000 में स्वीकृत दे दी, लेकिन वो घोड़ा इस संविदा करार होने के एक दिन पहले मर चुका था, अर्थात विषय वस्तु है ही नहीं। तो ये कॉमन मिस्टेक है, यानी दोनों पक्षकार एक ही तरह की मिस्टेक कर रहे हैं कि जिस घोड़े का वो बेचने का खरीदने बेचने का वो करार कर रहे हैं वो घोड़ा अस्तित्व में ही नहीं है। मीन्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज पेरिश्ड, डिस्ट्रॉयड। तो जब वो वस्तु ही नहीं है तो दोनों पक्षकार एक ही तरह की भूल कर रहे हैं। और म्यूचुअल मिस्टेक का मतलब होता है कि व्हेन बोथ द पार्टीज मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। जैसे राइफल्स बनाम वाइचलहास के केस में मैंने बताया कि वो इंग्लैंड के व्यापारी ने समझा कि जो पियरलेस नाम का जहाज अक्टूबर में आ रहा है उसकी मुझे रुई खरीदनी, जबकि यहाँ वादी ने समझा कि जो मैं दिसंबर में जो है पियरलेस नाम का जहाज भेज रहा हूँ इसकी रुई बेचना है। अर्थात दोनों ने एक दूसरे की न समझी। तो इसको हम म्यूचुअल मिस्टेक कहते हैं कि व्हेन बोथ द पार्टीज मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। तो इस प्रकार से कि जिस करार के दोनों पक्षकार भूल करते हैं, भूल संविदा के तथ्य से संबंधित है और तथ्य जो है उस करार के लिए अत्यावश्यक यानी सारवान है, तो संविदा शून्य होती है। चलिए, आज का टॉपिक यहीं पूरा होता है। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।